नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र कंबोज और आप देख रहे हैं द मसला। द मसला को आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से। और द मसला में आज हम जो विश्लेषण या जो एनालिसिस लेकर आए हैं, क्योंकि आज अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सिर्फ एक ही बात की चर्चा हो रही है और वो है कि जींद के उपचुनाव में बाजी कौन मारेगा। जींद का उपचुनाव अब हाई प्रोफाइल हो गया है, हॉट सीट बन गई है। जींद की जो सीट है विधानसभा की, उपचुनाव हो रहा है। हॉट सीट इसलिए बन गई है क्योंकि कांग्रेस की ओर से दिग्गज नेता, राष्ट्रीय उनके जो मीडिया प्रभारी हैं रणदीप सुरजेवाला, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, समय समय पर मोदी सरकार को घेरते रहते हैं अपने सवालों से। वो मैदान में एक रणनीति के तहत उनको उतारा गया है, जाट कैंडिडेट हैं। दूसरी ओर से जेजेपी की ओर से अभी नई पार्टी बनी दुष्यंत चौटाला की, उनकी ओर से आखिरकार उन्होंने दिग्विजय सिंह चौटाला को मैदान में उतारा है। दिग्विजय सिंह चौटाला भी अच्छे बोलने वाले नेता हैं, अच्छा बोलते हैं। दोनों धुरंधर मैदान में आने की वजह से अब ये सीट हाई प्रोफाइल हो गई है, हॉट सीट बन गई है। हालांकि दोनों ही कैंडिडेट बाहरी हैं। अगर हम कहा जाए, ये कहा जाता है कि ये कैंडिडेट यहाँ का है, ये कैंडिडेट बाहर का है, तो दोनों कैंडिडेट बाहर के हैं। बाकी जो कैंडिडेट हैं वो यहीं के जींद के ही हैं, जिनमें बीजेपी के कैंडिडेट हैं कृष्ण मिड्ढा, जो कि पहले इनेलो के विधायक हुआ करते थे। हरिचंद मिड्ढा उनके बेटे हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इनेलो की वोट उन्हें इस बार मिलने की उम्मीद बहुत कम है, यानी जिस पार्टी से वो आए थे। वहीं जो इनेलो के कैंडिडेट हैं उमेद रेडू, वो पहले निर्दलीय के तौर पर उन्होंने नामांकन भरा, बाद में उनको इनेलो बसपा ने अपना कैंडिडेट बना लिया, मतलब उनको समर्थन दे दिया। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के भी एक उम्मीदवार वहां पर हैं, वो पंडित जी हैं। लेकिन जो मुख्य मुकाबला यहां पर लग रहा है जींद की धरती पर, वो जो दंगल है इस समय, उसके बीच में मुख्य मुकाबला दो धुरंधरों के बीच में लग रहा है और तीसरे कैंडिडेट बीजेपी के नजर आते हैं। बीजेपी इसलिए नजर आते हैं क्योंकि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो पंजाबी कैंडिडेट हैं और पंजाबी समुदाय काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जींद शहर में बैठा है, जो कि तय करता है हार जीत को। जाट कैंडिडेट की बात करें, रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह चौटाला की बात करें, तो गांव के वोट इनको मिलने वाले हैं। उसमें से कौन कितने ज़्यादा वोट ले जाएगा, कौन जीत तक पहुंचेगा, ये खैर उस समय नतीजे जब आएंगे उसी समय पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर ज़बरदस्त मुकाबला जींद के बीच में होने जा रहा है दोस्तों। और कांग्रेस के जो नेता हैं वो कई बार चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं। उन्होंने इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को भी 2 बार पटकनी दी है, इसलिए वो धुरंधर तो हैं, रणनीतिकार भी हैं, अच्छे वक्ता प्रवक्ता भी हैं। देखना होगा कि हाईकमान ने उनको जिस रणनीति के तहत भेजा है और सारी जो नेताओं की एक भीड़ थी, बड़े नेता हरियाणा के, वो उस समय इकट्ठा नजर आ रहे थे नामांकन के समय, क्या वो पूरा जोर लगाएंगे रणदीप सुरजेवाला के लिए? हाँ, अगर वो पूरा जोर लगाते हैं और हरियाणा के बड़े नेता एकजुट रहते हैं तो निश्चित तौर पर रणदीप सुरजेवाला दिग्विजय सिंह चौटाला पर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने जोर नहीं लगाया और अंदर खाते जो कांग्रेस का कल्चर है कि अगर वो दूसरा उम्मीदवार बाजी ना मार जाए या वो नंबर ना बन जाए, उनके अंदर खाते अगर उनको हरवाया जाता है तो निश्चित तौर पर फिर दिग्विजय का पलड़ा भारी रहने वाला है। दिग्विजय के लिए उनकी पार्टी एकजुट है, क्योंकि नई नई पार्टी है, पार्टी में कोई विरोध नहीं है दिग्विजय के नाम को लेकर। हाँ, हालांकि इनेलो नहीं चाहेगी, जो इनेलो पार्टी है, कि दिग्विजय वहां से जीत हासिल करे। देखना होगा, जोर पूरा लगाएंगे वहां पर दिग्विजय चौटाला भी, दुष्यंत चौटाला। और दिग्विजय चौटाला को जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो ये है क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने जब नई पार्टी बनाई तो रैली जो की वो जींद के मैदान में की और वहाँ काफ़ी भीड़ उन्होंने इकट्ठा की, जिसका फ़ायदा दुष्यंत चौटाला की पार्टी को इस चुनाव में मिल सकता है। वहीं इनेलो का कहना है कि ये सब बाहरी हैं, हमने यहाँ स्थानीय उम्मीदवार मैदान में उतारा है। देखना होगा कि वो कितना कमाल कर पाता है। लेकिन कुल मिलाकर 2 हाई प्रोफाइल नेताओं के बीच में ये कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है। हाँ, बीजेपी की सरकार है और जिसकी सरकार होती है, कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि उनकी फेवर में उपचुनाव के नतीजे जाते हैं। लेकिन उदाहरण ऐसे भी हमारे सामने आए हैं जब विपक्ष ने भी बाजी मारी है।
देखना होगा कि बीजेपी की फौज भी नजर आई, 5-5 मंत्री और बड़े नेता वहां पर नामांकन के समय वहां पर जींद में मौजूद थे। पूरी सरकार, पूरा जो जो अमला है उनका वो कोशिश करेगा वहां पर कि उनके कैंडिडेट वहां पर जीत जाए। लेकिन बीजेपी थोड़ा पिछले कुछ दिनों से बैकफुट पर आ गई थी। क्यों? मांगेराम गुप्ता का जो प्रकरण रहा उसको लेकर जींद में बीजेपी थोड़ा बैकफुट में पिछले कुछ दिनों में आ गई थी कि एक बार पहले मिड्डा को शामिल करवाया, लग रहा था मिड्डा को टिकट देंगे, लेकिन उसके बाद बीजेपी को लगा कि शायद मिड्डा कुछ कमाल नहीं कर पाएंगे, तो फिर दूसरे नेताओं पर डोरे डाले गए। मांगेराम गुप्ता के साथ बातचीत हुई, दिल्ली बुलाया गया, लेकिन वहां पर बात नहीं बनी। मांगेराम गुप्ता अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे। तो कुल मिलाकर ये जो प्रकरण रहा, हालांकि सभी पार्टियों ने मांगेराम गुप्ता से मुलाकात की है और मांगेराम गुप्ता ने सभी को आशीर्वाद भी दे दिया है। लगता नहीं वो किसी की फेवर में या किसी के खिलाफ बोलेंगे। देखना होगा कि जो यहाँ का जातिगत समीकरण है, चाहे हम बात कुछ भी करें, जो हमारे चुनाव होते हैं ये मुद्दों पर आधारित नहीं होते, ये जातिगत आधारित होते हैं जितने भी हमारे चुनाव होते हैं। और जातिगत की अगर हम बात की जाए तो तकरीबन 50,000 के करीब यहाँ पर जाटों का वोट है। कुल मिलाकर अगर हम वोट करें, जो टोटल वोट हैं वो 2.25 लाख के करीब हैं। इनमें से 50,000 के करीब जो वो जाटों के वोट हैं वो निर्णायक भूमिका निभाएंगे। लेकिन 2 जाट बड़े नेता खड़े हो गए, तो देखना होगा जाटों का वोट किस तरफ खिसकता है। वहीं बात करें जो दूसरा जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो पंजाबियों का वोट बैंक है, जो 17-18 हज़ार जो पंजाबी यहाँ पर रहते हैं इस शहर में। उसके बाद जो वोट बैंक आता है वो कुल मिलाकर जो बनिया लोग हैं उनका वोट बैंक यहाँ पर आता है। उसके बाद पंजाबियों का वोट बैंक आता है। उसके बाद जो सैनी है उनका वोट बैंक आता है, और उसके अलावा जो दूसरी जातियाँ हैं उनका वोट बैंक आता है। शहरी जो मतदाता है वो ज़्यादा संख्या में है, 1 लाख के करीब जो शहरी मतदाता हैं, और बाकी जो है वो गाँव के मतदाता हैं। देखना होगा कि जो गाँव के मतदाता हैं वो इस बार किसका फेवर करते हैं, क्योंकि गांव में ज़्यादा जाट वोट जो है वो वहां पर रहते हैं। तो कुल मिलाकर हाई प्रोफाइल सीट जींद की, समय समय पर हम आपको अंदर की अपडेट देते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अंदर की बात यही है कि इस समय जो जींद से इनपुट आ रहा है, हमने कई लोगों से बात की वहां पर, जींद से इनपुट आ रहा है, वो इनपुट यही है कि कुल मिलाकर 2 धुरंधर जो स्टार कैंडिडेट मैदान में आ गए हैं, मुकाबला भी उन्हीं 2 लोगों के बीच में लग रहा है। लेकिन तीसरे भी नज़दीक आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो पंजाबी हैं। अगर वो 2 धुरंधर जाट हैं तो वो पंजाबी हैं इसलिए, और सरकार उनके पक्ष में है तो वो भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर नजरें इन दोनों कैंडिडेट पर रहेंगी, पूरे हरियाणा की भी और जींद की भी जनता की इन दोनों कैंडिडेट पर रहेंगी कि ये दोनों क्या कमाल कर पाते हैं। और कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं, इस चुनाव को, इस उपचुनाव को सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है तकरीबन सभी पार्टियों की ओर से, और ये सेमीफाइनल हो भी सकता है। अगर दिग्विजय चौटाला यहां से बाजी मारते हैं तो निश्चित तौर पर जेजेपी आगे आने वाले दिनों में कमाल करेगी, और अगर रणदीप सुरजेवाला यहां से बाजी मारते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस आगे आने वाले दिनों में लोग उनके साथ जुड़ेंगे कि आने वाली जो सरकार है वो कांग्रेस की होगी। और वहीं अगर सुरजेवाला यहां से जीत हासिल करते हैं तो मान लीजिए कि अगले जो उम्मीदवार का चेहरा होंगे उसमें सुरजेवाला नंबर 1 पे होंगे, ये भी कहना यहाँ पर चाहिए हमें। चलिए, हम समय समय पर आपको एनालिसिस देते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो नामांकन भरने के दूसरे दिन का जो एनालिसिस है वो यही है कि वहाँ पर मुकाबला जेजेपी और कांग्रेस के बीच में नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, आज इतना ही। लेकिन आप द मसला को सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आए तो आपने द मसला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि जो अगली हमारी वीडियो होगी वो आपको उसी समय पता चल जाए। धन्यवाद।